Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to do part 2 of Unit 1, Block 2 MPCE 032, that is MAPC second year students who have opted for Organizational Psychology. This video is for you guys. I have already completed first part and this is the second part. So the link of the first part you will get in the description section, so kindly check the description section for the remaining part of this unit. However, I have completed this unit in 2 parts only. In second part we are going to understand about human resource planning and other definitions about management and its role of human resource planning etc. सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बेसिकली हमने पहले भी पढ़ा था, यानी एक तरह से ये प्लानिंग करती है, लेकिन किस चीज की प्लानिंग करती है? तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन रन करता है तो अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को सेट करता है सो दैट वो जो भी उसके ऑब्जेक्टिव है उसको वो अचीव कर सके. तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वहाँ इनको हेल्प करती है कि वो पता लगाए कि कितने ह्यूमन रिसोर्सेज इनको चाहिए होंगे. ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब एम्प्लॉयज कितने चाहिए होंगे अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए. तो ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक मेजर रोल होता है. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड बिजनेस प्लानिंग के बारे में इन्होंने बताया ये दोनों इंटीग्रल पार्ट है, मतलब बिजनेस प्लानिंग के बिना ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग नहीं हो सकती और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बिना बिजनेस प्लानिंग नहीं हो सकती. तो ये लोग इंटीग्रल पार्ट है, एक दूसरे का पार्ट है. तो इनमें जो हमें चीज़ें आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है वो ये कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन से स्किल्स की ज़रूरत है, कौन सी कोर कॉम्पिटेंसीज की ज़रूरत है, ये पता लगाना ज़रूरी है. और ये हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से पता लगा लेते हैं. क्वीन एंड मिल्स ने 1983 में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में कुछ कहा था. उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज बताए थे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में चाहिए होते हैं. तो आइडेंटिफाई करना और ऑर्गेनाइज करना उन लोगों को जिनमें प्रॉपर स्किल है. सेकंड, उनको मोटिवेट करना कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे. थर्ड, इनमें इंटरैक्टिव लिंक्स होना चाहिए बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड पीपल प्लानिंग एक्टिविटीज के बीच में. ऐसे इंटरैक्टिव लिंक्स क्रिएट करना ये भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव होता है, इनके इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज में शामिल है. लिंक्स कैसे, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव है, देन जो लोग उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करेंगे वो किस तरह की एक्टिविटीज करेंगे, उसके बीच में लिंक होना बहुत जरूरी है ना. यहाँ पे हार्ड एंड सॉफ्ट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में बात की है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है एग्जाम के लिए. तो अगर हार्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बात करें तो ये बेसिकली क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, यानी कि कितने लोग चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में और किस तरह की स्किल के लोग चाहिए, वो हार्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर आता है. और कब चाहिए, कहाँ चाहिए, ठीक है, ये वाली चीजें इसमें आएंगी. एंड सॉफ्ट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या आता है कि जो लोग ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे हैं उनका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, राइट एटीट्यूड होना चाहिए. दे शुड बी मोटिवेटेड कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करें, अपने वर्क्स में एंगेज रहे और जब भी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत हो तो वो अवेलेबल रहे ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए. सो ये जो पूरी प्लानिंग होती है हार्ड एंड सॉफ्ट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ये कुछ असेसमेंट पे बेस्ड होती है कि क्या असेसमेंट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरह का काम चल रहा है, उनकी क्वालिटीज क्या हैं जो लोग काम कर रहे हैं, क्या हम उनको आगे ट्रेन करके ऊपर लेवल पे काम करवा सकते हैं, क्या अगर कोई नया चैलेंज आता है तो क्या वो वहाँ पे फिट हो पाएंगे कि नहीं. सो ये वाली चीज़ें चेक की जाती है असेसमेंट से. और कितना एक्सटेंट तक बाहर से लाने पड़ेंगे ये भी पता किया जाता है. तो एक स्टाफ सर्वे करके चीज़ होती है, टेक्निक होती है, जहाँ पे क्या किया जाता है, ये देखा जाता है कि जो स्टाफ है, जो एम्प्लॉयज हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, परफॉर्मेंस का आउटकम को एनालाइज किया जाता है. एंड देन मैनेजमेंट रिव्यू करता है उसको एंड देन अपने ओपिनियंस देता है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ग्रुप के ऊपर कि अब क्या करना है इन एम्प्लॉयज में से किसका प्रमोशन करना होगा, किसको अप्रेजल देना होगा, किसको निकालना होगा, ये वाली चीज़ें मैनेजमेंट फिर डिसाइड करता है. सो ये जितनी ऊपर की इंफॉर्मेशन हमने अभी पढ़ी है सॉफ्ट एंड हार्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में और मैनेजमेंट के रोल के बारे में, ये इंफॉर्मेशन हमें हेल्प करती है कि वर्क एनवायरनमेंट
को इम्प्रूव हम कैसे करें, हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि हम कैसे डेवलप करें इनके स्किल्स, इनको करियर में कैसे ये आगे बढ़ जाएं, उसके लिए भी हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को। और क्या रिवार्ड अप्रोच होगी, इसके ऊपर भी वर्क कर सकता है मैनेजमेंट। रिवार्ड जो होता है ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल रिवार्ड हो, वो नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड भी होता है, यानी कि उनको कुछ और तरीके से रिवार्ड कर लिया जाए, उनको रिलेशनल रिवार्ड दे दिया जाए। रिलेशनल मतलब उनकी पोजीशन बढ़ा दी जाए, या ट्रांजैक्शनल रिवार्ड भी होता है जहाँ पे फाइनेंसिस से हम उनकी हेल्प करते हैं। तो जो हाई कमिटमेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होती है उसमें कुछ चीज़ें इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, ऐसी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी जो अच्छा करे कंपनी के लिए। तो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, फंक्शनल फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ा दें, यानी कि वर्किंग आवर्स में शिफ्टिंग करने का अलाउ कर दें कि तुम इतने घंटे काम कर लेना, इतने बजे से इतने बजे आ जाना, एकदम फिक्स्ड टाइम ना रखें। तो फंक्शनल फ्लैक्सिबिलिटी, अगेन अगर उनको 4 चीज़ें आती हैं तो उनको जो भी चीज़ वो कर पाते हैं उनसे वो करवा लेना, वो भी चीज़ इसमें इंक्लूड हो जाएगी। देन डिजाइनिंग जॉब्स टू प्रोवाइड इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एम्फेसाइजिंग टीम वर्क, और ऐसे जॉब्स प्रोवाइड करना उनको जिससे वो अंदर से ही मोटिवेटेड फील करें जब टीम में वर्क करते हैं। फिर हायरार्कीज को थोड़ा सा कम रखना, यानी कि बहुत सारे मैनेजमेंट लेवल्स नहीं होने चाहिए, कम हायरार्की होना चाहिए। स्टेटस डिफरेंसेस को हटाना बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी इंक्रीज करना, देन उन लोगों को रिवार्ड करना जिनकी परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी हो। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्पेसिफिक वैल्यूज़ एंड कल्चर को ज़्यादा आगे बढ़ाना, जिससे वो उनको ज़्यादा फोकस्ड बनाता है एम्प्लॉयज़ को, जब उन्हें पता होता है कि एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ क्या हैं, सो वो ज़्यादा फोकस होकर वर्क करते हैं। देन सॉफ्ट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है, जिसमें हम उनको स्किल्स वगैरह सिखाते हैं, वो एक शेप देता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को, कि एक ऐसी इम्प्रेशन क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जहाँ पे लोगों को ये ट्रस्ट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन हमें निकालता नहीं है, हमें ग्रो करता है। सो कॉर्पोरेट गोल और एम्प्लॉय की खुद की वैल्यू, बिलीफ और बिहेवियर जो है वो उनमें इंटीग्रेशन देखने के लिए मिलता है जब हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी से चलते हैं। नाउ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड मैन पावर प्लानिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ये भी एक बहुत बड़ा रोल होता है कि वो कैसे एम्प्लॉयज़ को असेस करे, किस तरह से जिन एम्प्लॉयज़ की डिमांड है उसको एक्सप्रेस करे। तो ये एक क्वांटिटेटिव टेक्निक है जो लॉन्ग टर्म असेसमेंट के लिए यूज़ की जाती है, या क्वांटिटेटिव मतलब जो काउंट की जाती है, गिनने वाली चीज़ें। तो ये वो टेक्निक है जहाँ पे ये काउंटेबली बता सकते हैं असेस करके कि भाई कितने लोगों की सप्लाई है हमारे पास और कितनों की डिमांड है। तो जब हम ऐसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हमारे पास अवेलेबल है वो हमें पता है, और हम एक उनको पता है कि ये तो स्टेबल रहेंगे ही क्योंकि ये हमारे पास एम्प्लॉयज़ है और हमेशा से ये हमारे लिए काम कर रहे हैं। आगे हमारा ग्रेटर कंसर्न ये भी होता है आजकल ऑर्गेनाइजेशन में कि हम इंस्टेड ऑफ कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को परमानेंट रख ले, हम ऐसे एम्प्लॉयज़ को रखना चाहते हैं जो टेम्परेरी हैं लेकिन उनमें स्किल्स बहुत अच्छी है, उनका डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें भी इसी के ही अंदर आ जाएंगी। नाउ लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कुछ लिमिटेशंस भी होती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ना 3 स्टेप्स होते हैं इसमें। क्या क्या है, पहले कितने लोगों की नीड है फ्यूचर में उसका फोरकास्ट करना। देन फ्यूचर अवेलेबिलिटी ऑफ द पीपल, जरूरी नहीं है कि हमें जिस स्किल के लोग चाहिए है आगे फ्यूचर में हमें मिल जाएंगे। एंड देन ड्राइंग ऑफ प्लान्स टू मैच सप्लाई टू डिमांड, और फिर एक प्लान बना के रखना जिससे हमें ये पता रहे कि कितना हमारे पास सप्लाई ऑलरेडी है ऑर्गेनाइजेशन में और कितनों की ज़रूरत पड़ेगी। कैसॉन ने 1978 में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में बताया था कि ये एक रेगुलर मॉनिटरिंग एक्टिविटी है। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार प्लान कर लिया उसको हर साल यूज़ कर रहे हैं, साल में भी कई बारी इसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। हम स्टॉक एंड फ्लो के बारे में कि कितना हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स स्टॉक अवेलेबल है और कितना आगे प्रोवाइड किया जा सकता है उनके बीच में। एंड देन हमारी जो बिजनेस नीड्स है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, असेस करना ज़रूरी है कि अब क्योंकि
हर मौके पे बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है हमें नहीं मालूम, अनफोर्सीन इवेंट्स होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। इसीलिए बिजनेस की नीड्स को समझना ज़रूरी है, उसे एसेस करना एंड देन कंट्रोल करना कि क्या क्या चीज़ें हमारे हाथ में है, एंड देन प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करना, फिर एक ऐसा बेस इस्टेब्लिश करना जो अनफोर्सीन कंडीशंस में हम उस बेस को यूज कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं उन सिचुएशंस में। ये सारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर आता है जो कैसॉन ने 1978 में बताया था। फिर सेकेंडली उन्होंने एक और चीज़ बताया था कि ये इस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को हम एक इन्वेस्टिगेटरी एक्टिविटी के नाम से भी एड्रेस कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेटरी एक्टिविटी क्यों कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम है उसके पर्टिकुलर क्या इम्प्लीकेशंस हुए ऑर्गेनाइजेशन में, ये ह्यूमन रिसोर्स ही पता लगाता है। एंड देन जो सिचुएशंस चेंज हुई है उसको एक्सप्लोर भी ह्यूमन रिसोर्स ही करता है। एंड देन उसका इफेक्ट क्या हुआ और कैसे पॉलिसीज में चेंज लाया जा सकता है और कैसे हम आगे एक्शंस ले, वो सारी चीज़ें यही करता है ह्यूमन रिसोर्स। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टिगेटरी एक्टिविटी, क्योंकि यह हर एक चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करता है कि कोई प्रॉब्लम आई तो क्यों आई, कैसे आई, उस किन सिचुएशंस में आई, उनका रीज़न क्या था और उसका सोल्यूशन क्या था, ये सारी चीज़ें। एंड देन इनके कैसॉन के अकॉर्डिंगली एस्टिमेशन जनरली स्टाफ के बारे में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये गलत हो जाती है, क्योंकि हमें एक्सटर्नल इवेंट्स के बारे में तो पता ही नहीं है ना। सो ये वाले जो एस्टिमेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को। हाँ, अगर शॉर्ट टर्म प्लानिंग है तब तो ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि शॉर्ट टर्म जब होते हैं हमारे गोल्स, उसको अचीव करने के लिए आप प्लान कर सकते हो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में यू शुड नॉट प्लान फॉर स्टाफिंग एंड ऑल। सो हेलर ने 1972 में इसमें बताया था कि हमेशा स्टाफ को एस्टिमेट करने में रिस्क होती है, क्योंकि ये एक सेंसिबल चीज़ है जो हमें लगता तो है कि ये बड़ा सेंसिबल है, लेकिन ये सेंसिबल नहीं है, ये एक बेवकूफ़ी है अगर हम पता लगाते हैं, ऐसा हेलर ने कहा था। इसकी जो वैलिडिटी है स्टाफ की, वो डिपेंड करती है हमारे एजम्पशंस पे, हम क्या एजम्पशंस कर रहे हैं। अगर हमारे एजम्पशंस करेक्ट है तब तो ठीक है, एजम्पशन करेक्ट नहीं है तो वो सब कुछ गलत है। नाउ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में इन्होंने फर्दर बताया कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए स्किल डेवलपमेंट में, जो फ्यूचर में स्किल लगेगी। सो अगर हमें नंबर अगर ब्रॉडली भी पता है कि लॉन्ग टर्म में कितने नंबर्स का आइडिया लगता है, तो हम शॉर्ट टर्म फोरकास्ट तो पक्का ही कर सकते हैं अपने लॉन्ग टर्म प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से कि बड़ा प्रोजेक्ट के लिए इतने लोग लगे थे तो छोटे प्रोजेक्ट के लिए कितने लगेंगे, तो ये एक आइडिया लगाया जा सकता है। एंड देन स्किल तो हम हमेशा ही एम्प्लॉयज़ जो हमारे पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है उनमें डेवलप कर सकते हैं। सो उनका एक्टिविटी लेवल देके उनका स्किल रिक्वायरमेंट क्या चाहिए पड़ेगा, कितनी वो सब एक्यूरेसी से हम बता सकते हैं शॉर्ट टर्म फोरकास्ट के लिए। सो ब्रॉड सिनेरियो के लिए सप्लाई एंड डिमांड का फोरकास्ट करना सही नहीं है, ऐसा बोला गया है। Now next topic is the incidence and rationale for human resource planning. सो रोथवेल ने कहा था कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस में हमेशा गैप होता है, और ये इन रीजंस की वजह से थ्योरी एंड प्रैक्टिस में गैप देखने के लिए मिलता है। यानी कि हमने जो मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ पढ़ा, हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, क्या वो सच में वैसे ही इम्प्लीमेंट होता है या अलग है, और अगर है तो वो क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से अलग हो जाता है। नंबर 1, जो चेंज आ रहा है आसपास, फ्यूचर में जो चेंजेस आएंगे उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है ना, बाहर के आगे क्या होने वाली है चीज़ें हमें नहीं पता। सो कैसे हम प्लान कर सकते हैं, वो बहुत मुश्किल काम हो गया। देन पॉलिसीज जो हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो स्ट्रेटजीज है ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें भी बदलाव आता रहता है, तो भी आप प्लान नहीं कर सकते अगर बदलाव आ रहा है। देन मैनेजर्स जो है, अगर वो अच्छे से बिल्कुल अपना पार्ट समझ के काम नहीं कर रहा है और ज़्यादा बॉसी बन रहा है, तो फिर ये डिसरप्ट कर देगा सारा जो एडेप्टेशन है एम्प्लॉयज़ का उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, वो डिसरप्ट कर देगा। देन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वाकई कुछ वर्क करता है, इसका एविडेंस भी हमारे पास अब तक नहीं है, ऐसा रोथवेल कहती हैं। नाउ अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट
का ट्रैक रख रहे हैं, कहीं पे हमारे पास पूरा एक आइडिया है कि ऑर्गेनाइजेशन किस दिशा में जा रहा है, तो कुछ एक्सटेंट तक हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। अब कुछ रिसर्चेस हुई जिन्होंने कंक्लूड किया, और कहाँ पे रिसर्च की थी और किसने की थी? इंस्टीट्यूट फॉर एम्प्लॉयमेंट स्टडीज, रियली 1999 में इन्होंने रिसर्च की थी। और उन्होंने किस बात पर रिसर्च की थी कि क्यों ऑर्गेनाइजेशन जो है उनमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बनना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। देयर आर सर्टेन रीजंस क्यों होना चाहिए। तो वो 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है कि इन 3 ग्रुप्स की वजह से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग फॉर सब्सटेंशिएटिव रीजंस, तो पहला इन्होंने ये बताया, यानी कि जो रिसोर्स हमने एक्वायर किया है, जितना हमें चाहिए था उससे ज़्यादा हमने एक्वायर कर लिया, ये हमेशा उनको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जैसे कि उनको ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना के या उनमें स्किल्स डेवलप करके। रिसोर्स मतलब ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है, वो जो भी मतलब हमारे पास रिसोर्सेज हैं तरह तरह के, उन जो भी हमने पहले से एक्वायर किया हुआ है, अगर जितना चाहिए उससे ज़्यादा भी हैं तो भी हम उनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं स्किल्स देके, या थोड़ा टाइम लेके उनको डेवलप कर लो, या उनके पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लो, और जो अगर बैड डिसीजन लिए तो वो उसकी चांसेस है उसको हम घटा सकते हैं। सेकंड ग्रुप है प्लानिंग बिकॉज ऑफ द प्रोसेस बेनिफिट्स। अगर आगे कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो हम पहले के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को यूज करके एक शॉर्ट टर्म फोकस प्लान कर सकते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ही कर पाएगा। एंड देन प्लानिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशनल रीजंस, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के खुद के रीजंस भी है जिसकी वजह से हमें प्लानिंग की ज़रूरत होती है, जैसे कि बिजनेस प्लान एंड ह्यूमन रिसोर्स प्लान दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। जैसे हमने ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था आज का लेक्चर, तब उसमें हमने समझा था। जो हमारा बिजनेस प्लान होगा वो ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करेगा। हमारे जो गेन कंट्रोल होगा वो ऑपरेटिव यूनिट्स को भी हैंडल करेगा। देन जो ये जितनी भी यूनिट्स हैं वो आपस में जब कोऑर्डिनेट करेंगी तभी ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग और एक्शन हो पाएगा। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस प्लान होता है, बिजनेस प्लान को अचीव करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स प्लान है उसका इंटरफेरेंस ज़रूरी है, वही बाकी चीज़ों को अंजाम तक लेके जाएगा। नाउ ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। जो मैनेजमेंट है वो जब रिकॉग्नाइज करती है कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस कितनी हुई है, और ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है कि हमारे पास लोगों की कितनी रिक्वायरमेंट आगे आने वाली है, एम्प्लॉयज़ की कितनी रिक्वायरमेंट आने वाली है, एंड देन हमारे प्लान्स कैसे सेटिस्फैक्टरीली उन एम्प्लॉय के थ्रू सेट हो पाएंगे, मतलब हम अचीव कर पाएंगे। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो टर्बुलेंट कंडीशंस में वर्क करते हैं उनको हमेशा एडहॉक या फिर शॉर्ट टर्म मेजर्स को लेते हुए ही रिक्रूटमेंट करना चाहिए। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनको पता है कि वो किस दिशा में जाएंगे, उनमें ज़्यादा टर्बुलेंस नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म के लिए भी एम्प्लॉयज़ को रख सकते हैं। लेबर मार्केट कॉन्टेक्स्ट, अब लेबर मार्केट के बारे में बात करेंगे। जो मार्केट्स हैं, लेबर मार्केट मतलब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके सिनेरियो में ये बात कर रहे हैं। तो मार्केट्स जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट करते हैं वो इंटरनल लेबर मार्केट होता है, जिसमें इंटरनल लेबर मार्केट में क्या आता है, इनके स्टॉक्स आते हैं, लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका कितने रिक्रूटमेंट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में वो, और ऐसे एम्प्लॉयज़ जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और जिनको हम प्रमोट कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, या रीडिप्लॉय कर सकते हैं, मतलब फिर से उनको किसी और डिपार्टमेंट में डाले जा सकता है। वो क्या वो हमारी फ्यूचर नीड्स पूरी करेंगे? ये तो हो गए इंटरनल लेबर मार्केट के लोग। अब एक्सटर्नल लेबर मार्केट होता है जो एक्सटर्नली हम बाहर से लेके आ रहे हैं, मतलब कि ऐसे लोग जो उसी एरिया में रहते हैं, लोकल है वहाँ के, उस पर्टिकुलर रीजन नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट से उठाए गए हैं, और वो तरह तरह के लोग होंगे, मतलब डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड से आएंगे, उनको रिक्रूट करना, वो हो गया एक्सटर्नल लेबर मार्केट। तो 2 तरह के लेबर मार्केट हो गए, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल जो कंपनी के अंदर के होते हैं, एक्सटर्नल मतलब जो बाहर के होते हैं। तो जब भी शॉर्टेजेस आती हैं तो हमें कुछ स्टेप्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि कैसे डील करें ऐसी सिचुएशन में जब शॉर्टेज आती है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ मेक और बाय पॉलिसी डिसीजंस लेने पड़ते हैं। मेक मतलब होता है, मेक पॉलिसी नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमने ऑलरेडी
रिक्रूट किए हुए एम्प्लॉयज़ हैं जो जूनियर लेवल पे थे, उनको ट्रेन किया, उनको प्रमोशन दे दिया और फ्यूचर नीड्स को हमने मीट कर लिया। बाय का मतलब होता है वो पॉलिसी जहाँ पे हम रिक्रूटमेंट करेंगे बाहर से और फ्रेश ब्लड को अंदर लेके आएंगे। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, ये दोनों टेक्निक्स हो, मिक्स एंड बाय, दोनों को ही यूज़ करते हैं अलग अलग डिग्री पे। लेकिन जब कोई स्टार्टअप है कंपनी, या जिनमें टर्बुलेंट कंडीशंस चल रही हैं, यानी अप एंड डाउन चलता रहता है, उनमें बेटर आइडिया है कि कोई ट्रेंड बाहर से ही रिक्रूटमेंट किया जाए ऐसे एम्प्लॉयज़ को जो ऑलरेडी नॉलेजेबल है, जिनको ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस है। सो जब नॉलेज वर्कर के साथ डील करते हैं तो प्रॉब्लम जो भी आएंगी हमें मालूम है वो ऐसी होंगी जिनको ये हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑलरेडी काम कर चुके हैं जब भी हम बाहर से किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट करेंगे। अब मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स जो होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। इनका एक एग्जांपल दिया है कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स जो होते हैं फर्म्स में, वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि कितने लोगों की ज़रूरत है एक्यूरेटली, और कितने लोगों को हम उनमें स्किल डेवलप करके आगे एज अ स्टाफ यूज़ कर सकते हैं। नाउ एम्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, क्या क्या एम होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का? नंबर 1, अट्रैक्ट करना एम्प्लॉयज़ को और रिटेन करना, डिपेंडिंग अपॉन क्या स्किल्स हम लोगों को चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, क्या एक्सपर्टीज चाहिए और क्या कॉम्पिटेंसी चाहिए, उसके बेसिस पे। सेकंड जो एम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का होता है वो है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, या तो हमारे पास एक्स्ट्रा लोग आ गए हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, या फिर हमारे पास एम्प्लॉयज़ की कमी है, दोनों ही प्रॉब्लम्स है ना। तो इन दोनों को कैसे एंटिसिपेट करना है वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करता है, ये उसका एम होगा। थर्ड जो उसका होगा वो होगा वेल ट्रेन्ड एंड फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स क्रिएट करना, डेवलप करना, सो दैट वो ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को एनहांस कर सके, अनसर्टेन कंडीशंस में अपने आप को अडेप्ट कर सके, चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सके। एंड फोर्थ एम होता है कि जो बाहर के रिक्रूटमेंट पे डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करना, पर्टिकुलरली जब बाहर के लोगों की शॉर्टेज चल रही हो, उस पर्टिकुलर स्किल के लोगों की शॉर्टेज चल रही हो, तो बहुत मुश्किल होता है कि कैसे हम बाहर से लेके आएंगे। तो बेटर आइडिया इज हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ है उनको एक तो ट्रेन करना, दूसरा अगर ऑलरेडी ट्रेंड है उस पर्टिकुलर स्किल में तो उनको उनका रिटेंशन करना बहुत ज़रूरी है, और एम्प्लॉय डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज बनाना ये भी इन्हीं का ही एम होता है। सो दैट अगर वो ये जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें सारे उनको फैसिलिटीज़ देंगे तो वो छोड़ के नहीं जाएंगे काम को। उन एम्प्लॉयज़ को कैसे यूज़ करना है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह की होगी वर्क की, वो सब भी यही प्लान करते हैं। नाउ ये तो थे 4 एम जो इनके होते हैं, बेसिकली एम्प्लॉयज़ से ही रिलेटेड हैं सारे। द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, अब ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है, पूरा प्रोसेस चलता कैसे है? तो ये जो प्रोसेस है ये लीनियर नहीं होता, कभी कभी सर्कुलर भी होता है। तो वैसे लीनियर में क्या होता है, बिजनेस स्ट्रैटेजी प्लान होती है एंड देन लॉजिकली हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जिसमें हम रिसोर्सिंग करते हैं, फ्लैक्सिबिलिटी प्लान बनाते हैं, रिटेंशन प्लान बनाते हैं, और ये सारी चीज़ें जब होती है तो वो लॉजिकली चलती है। सो इस तरह से ये एक लीनियर प्रोसेस होता है, लेकिन ये सर्कुलर वे में भी हो सकता है। जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सिनेरियो प्लानिंग हमने किया, ये रिसोर्स स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करेगा, मतलब कि एंड देन और रिसोर्स स्ट्रेटेजी किस पे डिपेंड करेगी, बिजनेस स्ट्रेटेजी पे। यानी कि हमारा बिजनेस स्ट्रेटेजी हुआ, फिर बिजनेस स्ट्रेटेजी जब प्लान हो गई तो हमने रिसोर्स स्ट्रेटेजी प्लान की, उसके बाद फिर सिनेरियो प्लानिंग हुई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट जो होती है वो हमारी डिमांड एंड सप्लाई फोरकास्ट पे डिपेंड करती है, यानी कितने एम्प्लॉयज़ हमारे पास है, उसके बेसिस पे फिर हम रिसोर्स स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जब रिसोर्स स्ट्रेटेजी बन गई होती है तो फिर हम आगे की देखते हैं कि कैसे हमें आगे के प्लान सेट करने हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर वे नहीं है, ये सर्कुलर वन में तो कोई भी चीज़ पहले आ सकती है। तो बिजनेस स्ट्रैटेजी हो सकता है बहुत ज़्यादा इवोल्यूशनरी हो, और हो सकता है इसको हम फ्रेगमेंटेड वे में करें, या ये इंट्यूटिव वे में हो, या इसमें कुछ इंक्रीमेंटेशन भी हो आगे बिजनेस स्ट्रेटेजी में। तो तरह तरह से हम बिजनेस स्ट्रेटेजी में चेंजेस ला सकते हैं। रिसोर्सिंग डिसीजन में भी ऐसे ही होता है, हमारे एजम्पशंस ही होते हैं रिसोर्सिंग के। रिसोर्सिंग मतलब एम्प्लॉयज़ का लाना नहीं लाना, क्या करना है, वो सब एजम्पशंस ही होते हैं, एंड ये कभी कभी करेक्ट भी होते हैं, एंड इनको हम टेस्ट भी नहीं कर सकते।
ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में इन्होंने बताया ये कुछ हद तक तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमारी हेल्प कर सकती है सिस्टमेटिकली कोई ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, लेकिन फिर भी फ्यूचर क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है इसीलिए प्लानिंग जो है वो कभी कभी यूज़फुल नहीं भी होती है और कभी कभी यूज़फुल हो भी जाती है। अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो यूज़फुल नहीं है तो फिर हम क्या करें? तो कुछ प्रोसेसेस समराइज किए गए हैं जिसको हमें देखना चाहिए। तो वो क्या क्या है? बिजनेस स्ट्रेटेजिक प्लान्स, यानी कि ये जो है ये प्लानिंग तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होती ही रहती है। तो इनमें क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं वो हम समझ लेते हैं। जैसे कि बिजनेस स्ट्रेटेजिक प्लान में क्या है, फ्यूचर एक्टिविटी लेवल को हम डिफाइन करते हैं और क्या न्यू स्किल की डिमांड आएगी उसको भी हम इनिशिएट करते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजिक प्लान में। हमें स्किल्स एंड क्या एक्टिविटीज़ करनी है ये इसमें आ गया। नाउ रिसोर्सिंग स्ट्रेटेजी में क्या आएगा? अगेन हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमारे लिए यूज़फुल हो, क्योंकि अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमें मिले अपने राइवल से, उसके लिए हमें कैपेबल लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिक स्किल्स एंड नॉलेज वाले लोगों को डालना पड़ेगा, यानी कि कंपनी को एम्प्लॉयर ऑफ चॉइस बनना पड़ेगा। नाउ थर्ड इज सिनेरियो प्लानिंग। हमें सबसे पहले असेस करना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा है, कहाँ पे जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में क्या गड़बड़ है, क्या मिसिंग है, क्या अवेलेबल है चीज़ें, वो सारी चीज़ें। एंड देन ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स कितनी है उसके ऊपर क्या किया जा सकता है वो सिनेरियो प्लानिंग में आएगा। नाउ डिमांड सप्लाई फोरकास्टिंग, हमें एस्टिमेट कर सकते हैं हम कि फ्यूचर में कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, किस स्किल के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। जब हमने ये नंबर ऑफ पीपल पता लगा लिया और ये भी पता लगा लिया है कितने लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने बाहर से लाए जा सकते हैं, तो ये हो गई सप्लाई डिमांड फोरकास्टिंग। नाउ लेबर टर्नओवर एनालिसिस, अब हम एनालाइज करेंगे कि टर्नओवर फिगर्स क्या है, मतलब कितने लोग भग गए छोड़ के कंपनी को, एंड ट्रेंड क्या चल रहा है इनपुट टू सप्लाई फोरकास्ट, मतलब कि कितने हमारे पास ज्वाइन कर रहे हैं और कितने भाग गए वहां से। एंड देन वर्क एनवायरनमेंट एनालिसिस, एनवायरनमेंट को एनालाइज करना कि जो एम्प्लॉय जहाँ पे काम कर रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है, वहाँ पे वर्क प्लेस सही है, ढंग की है, उनको वो स्कोप देता है कि जहाँ पे वो डेवलप करे अपनी स्किल्स को और जॉब सेटिस्फेक्शन उन्हें मिले, ये सारा इसमें आता है। उन्होंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश की है, ये बुक में हो सकता है एरोज प्रॉपर लगे हो, यहाँ पे एरो मिसिंग है, सो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी बिकॉज ऑफ दिस कि यहाँ पे एरोज ही मिसिंग है, कैसे चल रहा है ये क्या है, बट ये बताया इसी के बारे में गया है ये जो लिस्ट में है। तो प्रोसेसेस जो चलते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसके बारे में ये बताया गया था, ये क्योंकि लिस्टिंग दी हुई है तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट बेसिकली लोग ना कभी कभी मैनेजमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन से कंबाइन कर लेते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, नहीं है। वैसे मैनेजमेंट जो है वो एक इंटीग्रेटिंग फोर्स होता है, जितनी भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है ना उनको इकट्ठा करके रखने का काम करता है, उनको बाइंडिंग का काम करता है। जब चीज़ें जुड़ी रहेंगी तभी तो काम करेंगे ना, तो मैनेजमेंट का काम वही है देखना कि सब चीज़ें आपस में जुड़ी है ना, अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये मैनेजमेंट का काम होता है। तो ये ऑर्गेनाइज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं सारे रिसोर्सेज को एंड एक ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट देने की कोशिश करता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अटेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो मेंटेन्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर मतलब जैसे अलग अलग पोजीशंस होती है ना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, इस तरह से, तो वो उनका जो स्ट्रक्चर का जो भी रोल है उस पर्टिकुलर पोजीशन का, क्या वो लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं ढंग से या नहीं, जो उनको रोल दिया गया है। एंड देन लोगों को इन्वॉल्व करना कि वो अपने वर्क के बियॉन्ड भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिटीजनशिप दिखाएं, कुछ काम करें, अपनी अथॉरिटी को ना भूले जो उनकी रोल में आती है जितनी अथॉरिटी उसको, एंड लोग अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से करें। नाउ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे मैंने बताया कि दोनों अलग अलग है लेकिन इनको रिप्लेस करके यूज किया जाता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक स्किल्स है,
जो हमेशा मैनेजमेंट यूज करता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज ए स्किल एंड मैनेजमेंट यूज करने वाला हो गया। सो एडमिनिस्ट्रेशन इज स्किल्स यूज्ड टू रिफर टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी होगी, तो मैनेजमेंट से ऊपर का जो लेवल हो गया वो एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया। और ये एक सारे जितने एम है और जो पॉलिसीज है वो एडमिनिस्ट्रेशन ही बनाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और इन्होंने यहाँ पे ये भी बताया कि मैनेजमेंट के पार्ट्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस में एडमिनिस्ट्रेशन का रोल होता ही होता है। नाउ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? सारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने लेवल्स हैं उसमें मैनेजमेंट का काम होगा, जितनी भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है वहाँ पे होगा। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है मैनेजमेंट का, वो प्रोसेस है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि जितने भी ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के वो पूरे हो, जितनी भी पॉलिसीज और गाइडलाइंस दी गई है ऑर्गेनाइजेशन ने दी है वो ढंग से ऑपरेट की जा रही है, वो एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में जितनी रन होनी थी वो रन की जा रही हैं। सो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी इसमें रोल होता है, जॉब होता है कि वो ऑब्जेक्टिव को स्टैब्लिश करें, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करें एंड डायरेक्शन बताएं कि ऑर्गेनाइजेशन सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, ये पता लगाएं एंड कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हुई है, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सब यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही काम होता है। नाउ मैनेजमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वेज से डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के काम करता है। कॉमन एक्टिविटीज जो मैनेजमेंट की है वो यहाँ पे बताई गई है। जैसे फयोल ने, आई एम नॉट श्योर फयोल ही बोलेंगे या फेयोल बोलेंगे, जो भी प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर सकते हैं गूगल पे। तो जो फेयोल है उन्होंने एनालाइज किया था कुछ एक्टिविटीज जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स में होती है, वो 6 ग्रुप्स में इन्होंने बांट दी है कि कौन सी एक्टिविटी है। जैसे कि 6 ग्रुप्स क्या है? टेक्निकल एक्टिविटी में क्या आ गया? प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर एंड एडेप्टेशन। कमर्शियल में क्या आ गया? बाइंग, सेलिंग, एक्सचेंज एंड मार्केट इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल में क्या आ गया? ऑब्टेनिंग कैपिटल एंड मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल फंड्स। सिक्योरिटी में क्या आ गया? सेफ गार्डिंग प्रॉपर्टी एंड पर्सनस। अकाउंटिंग में क्या आ गया? इकोनॉमिक पोजीशन, स्टॉक टेकिंग, बैलेंस शीट्स, कॉस्ट, स्टैटिस्टिक्स। मैनेजेरियल में क्या आ गया? मैनेजमेंट एज इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैनेजरियल एक्टिविटी जो है वो उसको 5 एलिमेंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी मैनेजर है वो 5 क्या क्या एक्टिविटीज करता है उसको यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि 5 एक्टिविटीज कौन सी है। फर्स्ट है प्लानिंग, टू फोरसी, एग्जामिन करना फ्यूचर को, डिसाइड करना क्या नीड्स होंगी, कैसे अचीव की जाएंगी और प्लान ऑफ एक्शन बनाना, ये हो गया प्लानिंग का। नाउ ऑर्गेनाइजिंग, जब एक बार प्लान बन गया तो ऑफ कोर्स मटेरियल प्रोवाइड करना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होगा जहाँ पे काम किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। देन कमांड, ऐसी एक्टिविटी जो भी हर एक इंडिविजुअल का जो रोल है वो अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऑप्टिमम रिटर्न्स एम्प्लॉइज से मिल रहा है हमें या नहीं मिल रहा है, जो हम उन्हें पेमेंट करें लेकिन वो काम करके दे रहे हैं कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में, वो कमांड हो गया कि सबको सुपरवाइज करना है एक तरह से कि हाँ वो तुम ठीक से काम कर रहे हो। नाउ कोऑर्डिनेशन, यूनिफाई करना, हार्मोनाइज करना सारी एक्टिविटीज को, यानी सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं ना, लड़ झगड़ तो नहीं रहे हैं। और ऑर्गेनाइजेशन को का जो वर्क है सक्सेस वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे से लोग एफर्ट्स लगा रहे हैं। देन कंट्रोल, वेरीफाई करना कि जो जैसा हमने प्लान बनाया था, जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी थी, जो हमारे प्रिंसिपल थे, वो सारी चीज़ें ढंग से चल रही है नहीं, जो कमांड दी गई थी उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उसको वेरीफाई करना। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फेयोल ने फिर ये कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, हाउएवर दे आर 14 इन नंबर, बट इससे ज्यादा भी हो सकता है जैसे जैसे एड ऑन होता जाता है। तो क्या प्रिंसिपल होते हैं मैनेजमेंट के? फर्स्ट, डिवीजन ऑफ वर्क, जब भी हमें वर्क अच्छा और बेटर करना है तो सेम एफर्ट चाहिए हमें सबसे, और अगर हमें एडवांटेज चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड में तो हमें डिवीजन ऑफ वर्क बहुत ज़रूरी है। मतलब काम को
आपस में डिवाइड करके करना, हर सबको सब कुछ नहीं पकड़ाना, कुछ कुछ लोगों के ग्रुप बनाना एंड उसमें बांट देना काम को। तो काम को बांट के करने से काम जल्दी आसान और अच्छी क्वालिटी का होता है। सो इसीलिए सफिशिएंट एक्सपीरियंस वाले लोगों को रखना और सेंस ऑफ प्रपोर्शन सबको पता होना चाहिए कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सेकंड जो प्रिंसिपल फॉलो करता मैनेजमेंट वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो रेस्पॉन्सिबल बंदा है उसमें अथॉरिटी तो होगी, और अथॉरिटी होगी तभी वो सेफगार्ड कर पाएगा सारे लोगों की इंटीग्रिटी को। मैनेजर का काम होता है कि सब लोग अपना काम जिम्मेदारी से करें, और मैनेजर ही अपनी अथॉरिटी से वो उनको देख सकता है कि वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना। डिसिप्लिन ये बहुत असेंशियल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर सब टाइम पे आएंगे, टाइम पे सब कुछ करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, तभी काम हो पाएगा। सो ये एक मार्क ऑफ रेस्पेक्ट भी बताता है ऑर्गेनाइजेशन मेंबर के बीच में, यानी ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एम्प्लॉय चाहे किसी भी पोजीशन में उसको डिसिप्लिन फॉलो करना ही पड़ेगा। सो मैनेजर को डिसाइड करना पड़ेगा अप्रोप्रिएट फॉर्म क्या, अप्रोप्रिएट पनिशमेंट की क्या दी जाएंगी अगर कोई इनडिसिप्लिन्ड है। यूनिटी ऑफ कमांड, सारे एम्प्लॉयज जो हैं उनको एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, अपने सुपीरियर्स को रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, उनकी बात माननी पड़ेगी और डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। स्टेबिलिटी को मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ थ्रेटनिंग हो जाएगी सिचुएशन, है ना। अगर ऐसा नहीं होगा तो यूनिटी बनाए रखना पड़ेगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि इसमें कमांड का, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब जो भी कमांड दिया जा रहा है उसको फॉलो करना और सबको फॉलो करवाना। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब एक हेड होगा, एक प्लान होगा, यानी एक ग्रुप एक ही प्लान को फॉलो करेगा और उस ग्रुप में एक ही हेड होगा। सो ये कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होगी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स की अपना अपना काम करने की। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वो सबसे प्रायोरिटी पे रखना है, और इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि एक ग्रुप बन गया और वो अपनी चला रहा है और उसको अपने इंटरेस्ट से मतलब, उसको ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट से कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिन्यूमरेशन ऑफ पर्सनल, रिन्यूमरेशन का मतलब होता है पेमेंट जो मिल रहा है। जो एम्प्लॉय अगर तभी सेटिस्फाई फील करता है जब उसके मन का पेमेंट उसको मिलता है, जब उसको लगता है कि हाँ मुझे ठीक पेमेंट, तो ओवर पेमेंट नहीं करना है, लेकिन जो उनका जो फेयर है वो पेमेंट होना बहुत जरूरी है। देन सेंट्रलाइजेशन, मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी तो होती है ऑर्गेनाइजेशन में, सो डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। अगर वो प्रोपोर्शन में होगी तभी कंपनी काम करेगी ढंग से। स्केलर चेन, हमेशा एक चेन होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी पोजीशंस जो है हायरार्की होती है वो होती है। सुपीरियर होता है, फिर उसके नीचे वाली, उसके ऊपर की एक अथॉरिटी होती है, उसके नीचे के रैंक के लोग होते हैं, इस तरह से। तो एक लाइन होती है अथॉरिटी की, उसको रेस्पेक्ट करना ज़रूरी है, और हर एक कोई क्या काम करेगा उसको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। नाउ ऑर्डर, सो ये मटेरियल ऑर्डर भी हो सकता है, सोशल ऑर्डर भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ मटेरियल ऑर्डर इज अवॉइडेंस ऑफ लॉस। अगर आपने मटेरियल ऑर्डर को अवॉइड कर दिया यानी कि वो लॉस की सिचुएशन बन गई। तो हमेशा हर एक चीज़ की अप्रोप्रिएट प्लेस होती है, हर एक चीज़ की, और हर एक चीज़ जो है वो एक पर्टिकुलर प्लेस में ही रखी जानी चाहिए। ऐसे ही सोशल ऑर्डर भी होता है जिसमें हर एक एम्प्लॉय की एक पोजीशन होगी, एक जगह होगी जहाँ वो काम करेगा और उसको मेंटेन करेगा। सो गुड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें गुड सिलेक्शन की भी दोनों चीज़ें की ज़रूरत होती है सोशल ऑर्डर के लिए, कि आपने कैसे लोगों को एम्प्लॉय किया है जो इस ऑर्डर को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। इक्विटी एंड इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयज़ जो हैं हर एक लेवल पे एक स्केलर चेन को फॉलो करते हैं, एंड उस पर्टिकुलर सेम लेवल पे जो लोग हैं वो एक दूसरे को रेस्पेक्ट करें और ऊपर हर एक पोजीशन के हिसाब से इक्वालिटी से एक दूसरे को डील करें। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी प्रॉस्पेरस होता है जब एक मैनेजरियल पर्सनल जो होता है वो स्टेबल है। जब भी ये जो चेंजेस आते हैं, जो भी पर्सन उस पर्टिकुलर पोजीशन में बैठा है वो इनएविटेबल है, बूढ़ा हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, जाना पड़ेगा। तो वो जो टाइम है, टेन्योर जो उनका बोलते हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही होता है, उसके बाद किसी और को नए को आना पड़ेगा। तो ये रूल चलते रहना चाहिए, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए कि भाई जो अच्छा है तो उसको ज़्यादा टाइम के लिए रख लिया, या कोई अब जान पहचान से ज़्यादा टाइम तक, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनिशिएटिव, जो ऑर्गेनाइजेशन का सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है उसको हमेशा
हमें एनकरेज करना चाहिए एंड डेवलपमेंट का होना चाहिए. सो जब भी इंटीग्रिटी मेंटेन की जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में और टैक्ट से काम लिया जाएगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा. और इसमें एक अथॉरिटी भी दिखेगी और डिसिप्लिन भी लोग फॉलो करेंगे. एस्पिरल डे कॉप्स यानी कि हार्मनी एंड यूनिटी सारे मेंबर्स के बीच में बहुत ज़रूरी है. प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी जो है ये इसको ऑब्जर्व करना एंड देन ये डेंजर को भी अवॉइड करती है. कई लोग क्या करते हैं, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी को फॉलो करते हैं, अपनी टीम बना लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. वो नहीं होना चाहिए. और कम्युनिकेशन जो होता है वो वर्बल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होना चाहिए कि किस तरह से लोग एक दूसरे से बिहेव करेंगे, एक दूसरे को हैंडल करेंगे. मैनेजमेंट एज अ सोशल प्रोसेस. ब्रेच ने मैनेजमेंट को डिफाइन किया था. ये एक सोशल प्रोसेस है जिसमें इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है, जो रेगुलेट करता है कि कैसे एंटरप्राइज का पूरा ऑपरेशन चलेगा, कैसे जो टास्क हैं वो पर्पसली फुलफिल होंगे. ये उन्होंने डेफिनेशन दी थी मैनेजमेंट की. सो उन्होंने यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको 1 और 2 नंबर में बताया हुआ है. जैसे उन्होंने बोला था जजमेंट और डिसीजन जो है वो चाहिए होता है प्लान को एस्टेब्लिश करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कि किस तरह से प्लान करेंगे हम. तो इसमें जजमेंट एंड डिसीजन की ज़रूरत होती है. हम डाटा को यूज़ करते हैं सो दैट हमें पता चले कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, हम किस डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंगली फिर हम फर्दर प्लान करेंगे. देन गाइडेंस, इंटीग्रेशन, मोटिवेशन एंड सुपरविजन ये बहुत ज़रूरी है किसी भी एंटरप्राइज को रन करने के लिए और ऑपरेशंस को कैरी करने के लिए. ब्रैच ने 4 मेन एलिमेंट्स भी आइडेंटिफाई किए थे मैनेजमेंट के. जैसे ये पहले भी हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, ये उसी से रिलेटेड है. प्लानिंग में क्या आता है, ब्रॉड लाइंस जो हैं वो हमें कैरी आउट करनी पड़ेंगी ऑपरेशंस की, कि किस तरह से हमें ऑपरेशन करना है उसको पता लगाना पड़ेगा. मेथड प्रिपेयर करना पड़ेगा कि किस मेथड को हम फॉलो करेंगे इसको करने के लिए. एंड स्टैंडर्ड्स सेट करने होंगे परफॉर्मेंस के. देन कंट्रोल, हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है अगेंस्ट जो हमने स्टैंडर्ड रखा था परफॉर्मेंस का, उन दोनों को हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि वो सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है, परफॉर्मेंस वैसी जा रही है कि नहीं जा रही है, और फ्यूचर ऑपरेशंस किस तरह के चलेंगे उसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे. देन कोऑर्डिनेशन, बैलेंसिंग और मेंटेनिंग टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम हमेशा सुटेबल डिसीजन लेना पड़ता है वर्क के लिए, देखना कि भाई हार्मनी से लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. एंड फोर्थ इज मोटिवेशन और इंस्पायरिंग मोरल, यानी कि सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं टीम में, जितने भी मेंबर्स वर्क कर रहे हैं वो इफेक्टिवली तभी वर्क करेंगे, वो लॉयल्टी तभी शो करेंगे ग्रुप में, या कोई टास्क तभी अच्छे से कैरी आउट करेंगे जब उनको ये पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए भी कुछ कर रहा है, उनको भी उतने बेनिफिट्स दे रहा है. सो ये जो प्रोसेस ऑफ सुपरविजन है, यानी कि जो मैनेजमेंट है या लीडरशिप है, वो इंश्योर करता है कि टीम्स जो हैं वो अपनी एक्टिविटीज प्रॉपरली करें. डकर्स की डेफिनेशन है यहाँ पे. डकर्स जो हैं उन्होंने 3 टास्क आइडेंटिफाई किए थे जो बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है ये तीनों टास्क, और ये डिफरेंट भी हैं लेकिन ये तीनों इंपॉर्टेंट भी हैं. किस चीज़ के लिए? मैनेजमेंट के लिए. फर्स्ट, फुलफिलिंग द स्पेसिफिक पर्पस एंड मिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन का जो मिशन है या पर्पस है उसको फुलफिल करना. चाहे वो एंटरप्राइज है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे यूनिवर्सिटी है, कोई भी है, सबका यही मेन एम पर्पस होता है. देन मेकिंग वर्क प्रोडक्टिव एंड द वर्कर अचीविंग, हमें वर्क जो है वो प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा और वर्कर भी अचीविंग होने चाहिए, मतलब वो भी अचीव करेंगे जब वो वर्क करेंगे तो. एंड देन मैनेजिंग सोशल इम्पैक्ट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें फिर ये भी देखना पड़ेगा कि सोशल इम्पैक्ट हो रहा है उसका और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी. तीनों चीज़ें आपस में अलग है लेकिन तीनों इंपॉर्टेंट भी हैं. डकर ने फिर 5 बेसिक ऑपरेशंस आइडेंटिफाई किए थे मैनेजर के लिए, जैसे कि सेट ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करोगे तो फिर पता कैसे चलेगा कहाँ जा रहे हैं, तो वो हमें मेंशन करनी पड़ेगी कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या रोल प्ले करना पड़ेगा. देन ऑर्गेनाइजेस, मैनेजर जो है वो ऑर्गेनाइज भी करता है. क्या ऑर्गेनाइज करता है? वो एक्टिविटीज़ को एनालाइज करता है, डिसीजंस लेता है
जो रिलेशंस रिक्वायर्ड है उनको एनालाइज करता है, देन वर्क को क्लासीफाई करता है और डिवाइड करता है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और उसके स्टाफ को भी क्रिएट करता है मैनेजर। देन मोटिवेट्स एंड कम्युनिकेट, ये तो क्लियर पता ही चल रहा है कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, उनको बताता है कि क्या ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का। देन मेजर्स, ये टारगेट सेट करता है मैनेजर और मेजर करता है कि परफॉर्मेंस कैसी है इंडिविजुअल की भी और ऑर्गेनाइजेशन की भी। देन डेवलप्स पीपल, लोगों को डायरेक्ट करता है, एनकरेज करता है, ट्रेनिंग देता है, सबऑर्डिनेट्स में डेवलपमेंट की भावना पैदा करता है। सो ये जो कैटेगरीज चाहिए होती है हमें, इनका कॉम्बिनेशन जो है उसको यूज करते हैं सो दैट हम ये पता लगा सके कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ है या हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो किस पोजीशन में पहुंच रहा है। तो जब एनालिटिकल एबिलिटी, सिंथेसाइजिंग एबिलिटी, इंटीग्रिटी, ह्यूमन परसेप्शन, इंसाइट एंड सोशल स्किल्स, ये सारी चीज़ें कंबाइन करें तो एक अच्छा मैनेजर हमारे को मिलता है। डकर के अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला था एक कंट्रीब्यूशन जो मैनेजर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये कि उसमें विजन होना चाहिए और एबिलिटी होनी चाहिए परफॉर्मेंस की। बाकी और डेफिनेशंस भी हैं, जैसे सिमोन ने हमें मैनेजमेंट के बारे में बताया था कि ये सिनोनिमस है डिसीजन मेकिंग के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि जो टास्क है मैनेजमेंट के वो टीम क्रिएट करने की होती है, इंडिविजुअल्स को मिला के एक अच्छी टीम बनाने की होती है। और कोई जो डेफिनेशंस है वो ये बोलती है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की कि वो अचीव करे रिजल्ट। और या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मैनेजमेंट होता है वो ऑर्डरिंग एंड कोऑर्डिनेशन का काम करती है पर्पस को अचीव करने के लिए। पॉपुलर व्यू जो मैनेजमेंट का है वो क्या है, जो मोस्ट पॉपुलर वेज है जब हम मैनेजमेंट को डिफाइन करते हैं उसमें हमें ये बोलते हैं कि इसमें आता है कि वर्क हो जाना चाहिए। इट इन्वॉल्व्स गेटिंग वर्क डन थ्रू एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल, दूसरों से काम करवा के अपना काम करवाना इज एक्चुअल मैनेजमेंट, ऐसा बोला जाता है। स्टीवर्ट जो है उन्होंने मैनेजर्स के जॉब को समराइज भी किया था। उन्होंने बोला था डिसाइडिंग व्हाट शुड बी डन एंड देन गेटिंग अदर पीपल टू डू इट, ये डिसाइड करना क्या होना चाहिए और दूसरों को इन्वॉल्व करना उसको काम कंप्लीट करने के लिए, उसको मैनेजमेंट कहते हैं। जो फर्स्ट टास्क है वो होता है ऑब्जेक्टिव सेट करना, है ना, क्या ऑब्जेक्टिव है। और जब यह हो गया फिर हमें एक ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्मल सेटिंग करनी पड़ेगी कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी पोजीशन में कौन सा लगेगा। सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल, लोगों को मोटिवेट करना, उनको कम्युनिकेट करना कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, एंड देन उन्हें कंट्रोल करना कि वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना, एंड देन लोगों को डेवलप भी करना, साथ के साथ वो सीखेंगे, कुछ बनेंगे। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, डकर ने बोला कि जो मैनेजमेंट है वो इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट में बताया था कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इन अवर सोसाइटी इज डिसिसिव नॉट ओनली फॉर द एंटरप्राइज इटसेल्फ बट फॉर द मैनेजमेंट पब्लिक स्टैंडिंग। मैनेजमेंट के पब्लिक स्टैंडिंग के लिए, ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारी सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उसकी सक्सेस एंड स्टेटस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये मैनेजमेंट का काम। एंड देन इकोनॉमिक फ्यूचर क्या रहेगा, सोशल सिस्टम किस तरह का होगा, और एंटरप्राइज वहाँ पे सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा एज अ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, ये सब मैनेजमेंट के ही हाथ में होता है। तो मैनेजमेंट चाहे प्राइवेट एंटरप्राइज में हो या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में हो, प्राइवेट मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला है कि डिफरेंस होता है मैनेजमेंट में प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में, और पर्टिकुलर फीचर जो पब्लिक सेक्टर में आप देखेंगे वो क्या क्या है वो यहाँ पे बताया। पब्लिक सेक्टर में जो आप फीचर देखेंगे वो है यानी कि जो जनता की होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, ये सब उनके बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के फीचर में देखोगे वो ये है कि इनका जो एम होता है वो कंसर्न होता है कि सर्विसेज प्रोवाइड करना लोगों की वेलबींग के लिए, कम्युनिटी की वेलबींग के लिए, रादर कमर्शियल नेचर का नहीं होता, मतलब इनकम के तौर पे नहीं होता। पब्लिक सेक्टर जो होता है वो जनता के लिए होता है, लोगों के वेलबींग के लिए, कम्युनिटी के वेलबींग के लिए होता है। दूसरा एम होता है ये देखना कि जो ऑपरेशंस है उनकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, किस वैरायटी के ऑपरेशंस वहाँ चल रहे हैं और वो स्केल करना, कितना बड़ा ऑपरेशन है वो। देन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है इसमें ऑपरेट करता है, हमेशा लोकल गवर्नमेंट का हाथ रहता है पब्लिक सेक्टर में, एंड जो इलेक्टेड मेंबर है और जो परमानेंट ऑफिसर्स है उनके बीच में भी रिलेशनशिप डेवलप होता है, ये भी हमने पब्लिक सेक्टर में देखा है। देन ट्रेड यूनियन का बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है
फिर हमने ये भी देखा है कि स्टैंडर्ड जो है परफॉर्मेंस है वो मेजर करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये प्रॉफिटेबिलिटी के चक्कर में नहीं बनाए जाते, ये समाज सेवा के चक्कर में बनाए जाते हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि किसने कितना परफॉर्मेंस दिया है। फिर डिमांड फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रीटमेंट एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी फॉर देयर ऑपरेशंस, ये भी बड़ा मुश्किल काम है कि कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, किस तरह की डिमांड फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रीटमेंट, ये नहीं हमें दिखता कि जो हाई पोजीशन में उसको ज़्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, अच्छे से उनको हैंडल किया जा रहा है, जो कम पोजीशन या गरीब है उसको कोई पूछ नहीं रहा। तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के बारे में किसी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। देन बहुत रिजिड पर्सनल पॉलिसीज देखी गई हैं इसमें। सो ब्यूरोक्रेसी क्योंकि है यहाँ पे, इसीलिए पब्लिक सेक्टर में इसीलिए बड़ा मुश्किल है कुछ भी ढंग से इम्प्लीमेंट करना। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज जनरल प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जनरल प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, चाहे प्राइवेट एंटरप्राइज है या पब्लिक सेक्टर है, दोनों में ही एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस जो है वो ऑपरेशन में होना बहुत ज़रूरी है। फिर हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सुटेबल डिज़ाइन हम यूज़ कर रहे हैं उस स्ट्रक्चर के लिए या नहीं, वो भी बहुत ज़रूरी है, उस पर वर्क करना। देन एसेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस किए जा रहे हैं वहाँ पे या नहीं, वो भी बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें तो दोनों में चलती हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बट एनालाइज जब हम करते हैं मैनेजमेंट डेवलपमेंट का सेंट्रल एंड लोकल गवर्नमेंट में, बॉन्ड ने सजेस्ट किए थे मैनेजमेंट सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़। क्या क्या एक्टिविटीज़ है जो जनरल प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। फोरकास्टिंग, सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग, ये थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है अगर दोनों ऑर्गेनाइजेशन में ये वेरी करेगा। देन डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आप कैसे डिफाइन करोगे, ये भी मैनेजमेंट करता है। तो बॉन्ड ने सजेस्ट किया था मैनेजमेंट एज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज, दोनों में जो एक्टिविटीज कॉमन रहेंगी। हमें ऑब्जेक्टिव प्लानिंग करनी पड़ेगी, फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी। डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, नीड टू बी सॉल्व टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स, और क्या क्या करना पड़ेगा जिससे हम ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। फिर बहुत सारे सॉल्यूशंस पता लगाने पड़ेंगे। देन एक बेस्ट सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर एग्रीमेंट सेट होएगा कि भाई हाँ हम यही सॉल्यूशन लगाने वाले हैं। फिर हम ये देखेंगे कि क्या उस सॉल्यूशन को जिस पे हम एग्री हुए हैं उसमें कोई इशू आया है उस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने में या उसको फॉलो करने में। फिर उस प्रॉब्लम जब हमें ये भी पता चल गया कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो फिर हम एग्जीक्यूट करेंगे उस सॉल्यूशन को। फिर हम देखेंगे, ऑडिटिंग करेंगे, चेक करेंगे कि जो सोल्यूशन हमने जैसा बोला था वो वैसा का वैसी इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, कैरी आउट हुआ है कि नहीं। देन अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उसको किस तरह से सॉल्व किया गया ये देखेंगे, या फिर डिवाइस करेंगे प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है। फिर हम अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मेंटेन कैसे किया जाए, उसमें किस तरह की डिज़ाइन इंट्रोड्यूस की जाए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ कौन सी रन की जा सकती है वो देखेंगे। देन सिलेक्शन होगा, ट्रेनिंग होगा, डेवलपमेंट होगा, मैनेजमेंट होगा उस स्टाफ का जो हमें चाहिए है, जिस तरह का स्टाफ। तो ये सारे मैनेजमेंट काम करेगा, चाहे वो दोनों में से कोई भी सेक्टर हो, पब्लिक या प्राइवेट। तो जो मैनेजमेंट है चाहे किसी भी सेक्टर में हो, उसका रिक्वायरमेंट तो हर जगह है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 2 ऑफ यूनिट 1 ब्लॉक 2 MPCE 032। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। और सेल्फ स्टडी इज मस्ट, सो इसको एज अ रिवीजन रख सकते हैं, इसको एज अ फ्रेमवर्क पढ़ सकते हैं। एंड आई होप you will subscribe my channel. Thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.